जितने ही बच्चे क्लास 11th में हैं और उनका मिड टर्म का पेपर होने वाला है, उनसे बच्चे के लिए वाली वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम मिड टर्म के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या फाइनल टर्म के एग्जाम में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे सारे अब हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और ये वाली वीडियो नंबर 2 रहेगी। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी बना दी गई है, तो जिन भी बच्चों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर से विजिट करके आप हर एक वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। और यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर हमारे पास x माइनस आयोटा वाई आपको इसके इक्वल दे रखा है, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इस पूरे का अगेन स्क्वायर जो है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में ना ज़्यादातर आपको क्या करना होता है, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, ये जो आयोटा है ना इसको माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट में a प्लस आयोटा b और डिवाइड बाय c प्लस आयोटा d, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं ना, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, तो LHS वाला LHS में मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो RHS है वो RHS में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिल रहा होगा, x माइनस आयोटा वाई और मल्टीप्लाई में x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू में अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास a माइनस आयोटा b और मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा a प्लस आयोटा b और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास c माइनस आयोटा डी और c प्लस आयोटा डी। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिल रहा होगा, ये मिल रहा होगा मेरे पास एक्स स्क्वायर और माइनस में आयोटा वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, a स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास c स्क्वायर माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर। और आप सभी जानते हैं कि आयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, -1, ठीक है। -1 वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और इसके ऊपर रूट लगा हुआ है। तो एक काम हम और कर लेते हैं कि दोनों साइड क्या कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा। तो यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सिंपल सा रहेगा। यहाँ पर हमारे पास बोला हुआ है tan थीटा हमारे पास 1/2 है एंड tan फाई इज इक्वल टू 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा प्लस फाई। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं यहाँ पर tan थीटा प्लस फाई। तो ये होता है मेरे पास tan थीटा प्लस में tan फाई डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई, ठीक है। अब यहाँ पर से यहाँ पर जो tan थीटा प्लस फाई है ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 और tan फाई की 1/3, 1 माइनस 1/6 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास 3 + 2 5/6 और ये हो जाएगा मेरे पास 5/6, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर से वैल्यू मिल रही होगी 1। तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 की हमारी वैल्यू होती है π/4। तो मतलब थीटा प्लस फाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, π/4। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी, π/4। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारे पास क्या, ये फंक्शन वाले चैप्टर से रहेगा। तो यहाँ पर हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है, ठीक है। तो डोमेन का एक सिंपल सा फंडा होता है कि इसका जो डिनोमिनेटर है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, अगर यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार से अगर कोई सा फंक्शन लिखा हुआ है, मान लो इसके नोमिनेटर में कोई सा नोमिनेटर है और इसके अपॉन में अगर 0 लिखा हुआ है, तो ये कौन सी फॉर्म होती है, ये नॉट डिफाइन वाली फॉर्म होती है, नॉट डिफाइन, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास जब कभी भी इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 बन जाएगा तो ये हमारे पास नॉट डिफाइन वाली कंडीशन आ जाएगी। तो हमारे पास इसकी डोमेन में कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, इसके अंदर हम पूरे के पूरे रियल नंबर रख सकते हैं एक्सेप्ट वो वाली वैल्यू जो इसको 0 बना रही हो। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर को कौन सी वैल्यू 0 बना रही होगी। इसका डिनोमिनेटर है x-1, तो ये किस वैल्यू पर 0 आ रहा होगा ये देख लेते हैं। x = 1 पर ये 0 बन रहा है, तो मतलब इसकी जो डोमेन होगी वो हमारे पास क्या हो रही होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ठीक है, अब रेंज निकालने का एक सिंपल सा मेथड है। रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हम f(x) को हम यहां पर y ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको y माना तो ये हो गया मेरे पास x-2/x-1। अब यहां पर से हम क्या करते हैं ना, अगला जो हमारे पास पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरे स्टेप में हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, हम यहां पर फाइंड करते हैं x की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो यहां पर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि x की वैल्यू यहां पर क्या आ रही होगी। ठीक है, तो y इंटू में x-1 = x-2 लिखा हुआ है, ये हो जाएगा मेरे पास yx माइनस y = x-2। और यहां पर अगर मैं x को इधर लिया हूं y को इधर लिया हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास y-2, और यहां पर x को इधर लिया है तो ये हो जाएगा मेरे पास yx माइनस x। ठीक है, अब इसको यहां पर से हम x कॉमा ले सकते हैं, यहां पर हो जाएगा मेरे पास y-1 = y-2, तो मतलब x की वैल्यू मिल रही होगी मेरे पास y-2 और डिवाइड बाय y-1। ठीक है, अब यहां पर अब जो हमारा थर्ड स्टेप होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास x है उसको हम y से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास y है उसको हम x से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास y = x-2 डिवाइड बाय x-1। इस पर्टिकुलर इस वाले फंक्शन में आपको ये दिख रहा है कि ये दोनों जो है एग्जैक्टली सेम बन चुके हैं, बट बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है ना, ये दोनों सेम नहीं बनते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में यहाँ पर जो है ये दोनों सेम बन चुके हैं, तो यहाँ पर ना जो हमारे पास इसकी जो यहाँ पर रेंज आएगी ना वो भी एग्जैक्टली सेम आने वाली है। ठीक है, अब इसकी जो डोमेन आएगी ना, इसकी जो डोमेन आएगी वही हमारे पास किसकी रेंज होगी, वो हमारे पास y की रेंज होगी। तो मतलब इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, y की डोमेन हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो यही हमारे पास इसकी रेंज हो जाएगी। तो यही फॉर्मेट होता है, हम किसी भी फंक्शन का जो है रेंज ऐसे ही निकालते हैं। तो इसकी जो रेंज होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। अब इसका थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पर इसकी डोमेन का मतलब क्या है कि मतलब हम इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज डाल सकते हैं, और रेंज का मतलब क्या है, यहाँ पर इसमें से कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम एक मशीन की मदद से समझ सकते हैं। मान लो हमारे पास एक मशीन है। ठीक है, ये मशीन है, इसके अंदर रॉ मटेरियल आ रहा है। ठीक है, रॉ मटेरियल आने के बाद जो भी ये आउटपुट देता है, जो भी हमारे पास ये आउटपुट देगा वो हमारे पास क्या होगा, वो इसका रेंज होगा। ठीक है, और जो भी इसके अंदर रॉ मटेरियल जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इनपुट कहते हैं। ठीक है, इनपुट यानी डोमेन। डोमेन में ये सारी की सारी वैल्यूज आएंगी और रेंज में ये सारी की सारी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा इसके बाद। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो अगेन ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बट बहुत सारे बच्चे ना इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू बतानी है और इसकी जो वैल्यू है ना एक फ्रैक्शन में आएगी। ठीक है, तो वो वाला फ्रैक्शन आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर है हमारे पास cos² x प्लस में ये हमारे पास cos² x + π/3 है। तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos x + π/3, और इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ cos x - π/3 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है,
इसका और भी तरीका हो सकता है, ठीक है, बट मुझे जो है ज़्यादातर ये वाला जो फॉर्मेट है ये मेरे को थोड़ा सा सिंपल सा लगता है। तो मतलब यहाँ पर मेरे पास आइडेंटिटी लग जाएगी कॉस ए प्लस बी, और एक आइडेंटिटी लग जाएगी कॉस ए माइनस बी। आइडेंटिटी सबको आनी चाहिए। आइडेंटिटी हमारे पास इसकी कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस आ जाता है कॉस वाले में, यहाँ पर आ जाता है मेरे पास साइन ए साइन बी, और अगर मेरे पास माइनस है तो यहाँ पर एक प्लस आ जाता है, तो ये हो जाता है मेरे पास कॉस ए कॉस बी, और ये हो जाता है साइन ए साइन बी। ठीक है, तो प्लस वाले में माइनस आता है, माइनस वाले में प्लस आता है, तो यहाँ पर इसमें अप्लाई कर देते हैं क्वेश्चन में हमारे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में, इसमें अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास कॉस एक्स, और आ जाएगा मेरे पास कॉस पाई बाय 3, प्लस का निशान है तो मतलब एक नेगेटिव निशान आएगा, साइन एक्स साइन पाई बाय 3 इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा मेरे पास कॉस एक्स कॉस पाई बाय 3, प्लस में हो जाएगा साइन एक्स साइन पाई बाय 3 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस में यहाँ पर हमारे पास कॉस पाई बाय 3 हमारे पास क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए, कॉस 60 होता है मेरे पास 1/2, और यहाँ पर है मेरे पास कॉस एक्स, माइनस में साइन 60 होता है मेरे पास √3/2, और ये हो गया मेरे पास साइन एक्स, प्लस में ये है मेरे पास 1/2 कॉस एक्स, प्लस में √3/2 साइन एक्स, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर से मैं इसमें से भी 1/2 कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से भी ले सकता हूँ, तो मतलब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में अगर मैंने इसमें से 1/2 कॉमन लिया तो ये आएगा मेरे पास बाहर 1/4, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो 1/4 मैंने बाहर कॉमन ले लिया। जैसे मैंने 1/2 कॉमन लिया तो ये हो गया मेरे पास कॉस एक्स माइनस √3 साइन एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा मेरे पास कॉस एक्स प्लस में √3 साइन एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/4 मैंने इसमें से 1/2 कॉमन लिया था, स्क्वायर लगाया इस वजह से ये 1/4 आया है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये ए है ये बी है, इसके बीच में नेगेटिव निशान है, ये ए है ये बी है, और यहाँ पर एक पॉजिटिव निशान है, और दोनों एडिशन में लिखे हुए हैं। ठीक है, और इस पूरे का होल स्क्वायर है। तो मतलब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ साइड में कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने पे आता क्या है एग्जैक्टली, तो इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab आएगा, और दूसरे वैल्यू को ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, तो -2ab प्लस 2ab कैंसिल हो गया, ये आ गया मेरे पास 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ए की जगह पे हमारे पास कॉस एक्स है, बी की जगह पे अंडर रूट साइन एक्स है, तो मतलब हमारे पास ये मिल रहा होगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 1/4, और 2 को बाहर लिख लेते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या आ जाएगा मेरे पास 3 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये आ गया मेरे पास 1/2। अब इसका एलसीएम लेके सेम करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर है मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में आ गया मेरे पास 2, तो ये हो गया मेरे पास 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स, तो मतलब 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 2, जो कि आ रहा होगा मेरे पास 3/2। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास 1 होता है, तो मतलब 3/2 इसका एक राइट आंसर होगा, जो कि हमें यहाँ पर बोला गया था कि ये जो है इसका एक फ्रैक्शन में आंसर आएगा, और फ्रैक्शन है हमारे पास 3/2, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके और भी अलग मेथड हो सकते हैं, बट मेरे को पर्सनली ये वाला मेथड जो है सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर से अगले क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। अब जो है इस वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास बोला हुआ है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये गिवन है, और हमें फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ 1 - एक्स का, यहाँ पर इन दोनों का एडिशन फाइंड करना है। तो हमें एफ ऑफ एक्स तो गिवन ही है क्वेश्चन में, तो हमें फाइंड क्या करना है एफ ऑफ 1 - एक्स, बाद में इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स की जगह पे हमें क्या रिप्लेस करना है 1 - एक्स को रिप्लेस करना है। ठीक है, ये हो गया a की पावर 1 - एक्स, और ये हो गया a की पावर 1 - एक्स प्लस में √a।
बट इसमें जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो a की पावर 1 इंटू में a की पावर -x, एग्जैक्टली इसके डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, a की पावर 1 इंटू a की पावर -x, प्लस में ये लिखा हुआ है मेरे पास √a। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है मेरे पास a अपॉन a की पावर x, और यहाँ पर लिखा हुआ है a अपॉन a की पावर x प्लस में √a। अब इसके डिनोमिनेटर में ना मुझे √a कॉमन दिख रहा है, तो मतलब इसके डिनोमिनेटर से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, √a कॉमन ले रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने √a कॉमन लिया इसके डिनोमिनेटर में से, तो यहाँ पर बन गया मेरे पास √a, और यहाँ पर बन गया मेरे पास a की पावर x प्लस में 1। √a जैसे ही मैंने कॉमन लिया इसमें से, इसके नोमिनेटर में से, तो ये बन गया मेरे पास √a, ये बन गया प्लस में 1। अब एलसीएम लेके इसका बेस सेम करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास इस प्रकार से, ये हो जाएगा √a प्लस में a की पावर x, और डिवाइड बाय में हो जाएगा a की पावर x। अब a की पावर x से a की पावर x गया, यहाँ पर ऊपर बच गया मेरे पास √a, और इसके डिनोमिनेटर में हो गया √a प्लस में a की पावर x। और अगर मैंने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, √a अपॉन a की पावर x को आगे लिख रहा हूँ और √a को पीछे लिख रहा हूँ, तो ये मिल रहा होगा मेरे पास f ऑफ 1 - x, और हमें f ऑफ x गिवन है। इक्वेशन 1 मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देन वी विल गेट f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 - x। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर से, ये हो जाएगा मेरे पास, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, इसका जो डिनोमिनेटर है इसके डिनोमिनेटर से मैच कर रहा है, तो मतलब a की पावर x प्लस में √a डिवाइड बाय, ऊपर हो गया मेरे पास a की पावर x, इसका नोमिनेटर हो गया a की पावर x, और इसका नोमिनेटर हो गया √a। ठीक है, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। अब कट के क्या मिलेगा, ये मिलेगा मेरे पास 1, तो यही इसका राइट आंसर है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। थोड़ी सी अगर आपके पास सिंप्लीफिकेशन की एबिलिटी है मैथमेटिक्स में, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली स्कोर कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर से ये समझना है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास NCA NCB के इक्वल दे रखा है, तो साफ साफ इसका बस एक ही मतलब होता है कि यहाँ पर जो हमारे पास n है वो किसके बराबर है, a प्लस b के। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है ना, तो आप अपने पेपर का 1 मार्क्स पक्का समझिए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन दिखा सकता हूँ जो लगातार 4 साल से या 5 साल से रिपीट हो रहे हैं आपके पेपर में, और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बस आपके पास इतना है कि जब भी आपके पास NCA NCB के बराबर है, तो मतलब यहाँ पर हमारे पास जो n है, ऊपर वाला जो नंबर है n, ये a प्लस b के बराबर होता है। अब जैसा कि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर a² माइनस a C2 है वो किसके बराबर है, a² माइनस a C4 के। तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास कौन सा रिलेशन लगेगा, यहाँ पर हमारे पास यही वाला रिलेशन लगेगा कि जो NCA है वो NCB के बराबर है, तो मतलब n किसके बराबर है, a प्लस b के। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पर भी करते हैं कि यहाँ पर जो n है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, a² माइनस a के। ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 + 4 के। तो मतलब a² माइनस a, इन दोनों को भी इधर लिए आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा मेरे पास -6 = 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिल रहा होगा, a² माइनस 3a प्लस में 2a माइनस 6 = 0। अब यहाँ पर से a कॉमन मिल रहा है, a माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पर से 2 कॉमन मिल रहा है, ये भी हो जाएगा a माइनस 3 = 0। a = -2 एंड a = +3। तो यहाँ पर हमारे पास -2 और +3, तो 2 ऑप्शन में आ रहे हैं, और यहाँ पर खाली +3 गिवन है, तो हम +3 मार के आगे बढ़ेंगे। और ये देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ ये हर साल ये वाला क्वेश्चन आता है कि NCA = NCB है, तो बता दो यहाँ पर NC15 कितना होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास n किसके बराबर हो जाएगा, 9 + 8 के। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास 17। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। फाइंड क्या करना था,
17C15 फाइंड करना है। तो मतलब 17 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय में हमारे पास आ गया यहाँ पर 15 फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा मेरे पास 2, तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 17 को थोड़ा सा ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 17, 16 और फिर 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 15 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 17 इंटू 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया 8। तो मतलब 17 8 जा हमारे पास कितना होता है 136। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है हमारे पास कि आपको इस पूरे की वैल्यू बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आयोटा की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ये होते हैं मेरे पास अंडर रूट में -1 और आयोटा स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया तो ये हो गया मेरे पास -1 एंड आयोटा क्यूब, दोनों साइड आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस आयोटा। अब आयोटा की पावर 4 जो कि होता है मेरे पास कितना 1, और अगर मैं यहाँ पर आयोटा की पावर 4n की बात करूं, यानी कि जो 4 का मल्टीपल होगा उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो इस कंसेप्ट का अप्लाई हम इस वाले क्वेश्चन में करते हैं, और ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको ऊपर वाला कंसेप्ट बताया था ना, NCA = NCB, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है N = A+B। ऐसे ही हमेशा आपके पास ये ऐसे क्वेश्चन, ये 2 कैटेगरी के क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो हमेशा हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आयोटा की वैल्यू अभी हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं, इसको अंडर रूट -1 पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर इसको खाली आयोटा रहने दो। आयोटा की पावर 5, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, और प्लस में आयोटा की पावर 9 है तो मतलब आयोटा की पावर यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा, प्लस में आयोटा की पावर 12, 13 को लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 12 प्लस में आयोटा। मतलब हमारे पास एक ही एम है कि इन सबको कैसे ना कैसे हम किस में ब्रेक कर दें, आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल में इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास आयोटा स्क्वायर होता है मेरे पास -1, और आयोटा की पावर 6 जो कि होता है मेरे पास आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, और प्लस में आयोटा की पावर 10 आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा स्क्वायर, और प्लस में आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा स्क्वायर। तो बस हो गया हमारे पास सॉल्व। ये हो गया मेरे पास आयोटा, आयोटा की पावर 4 1 होता है तो ये भी आयोटा, आयोटा की पावर अगर हमारे पास 4 का मल्टीपल है तो मतलब इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और 1 से आयोटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, आयोटा आता है। ये हो जाएगा मेरे पास -1, ये भी हो गया मेरे पास -1, आयोटा स्क्वायर बचा, ये भी -1 और ये भी -1। ऊपर हो गया 4 आयोटा, नीचे हो गया -4, तो मतलब माइनस आयोटा इज आवर राइट आंसर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिछले साल के पेपर में आ रखा है, ये यहाँ पर इस प्रकार से ये क्वेश्चन दे रखा था, तो मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा माइनस आयोटा। अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो बहुत ही सिंपल सा है, एक आप वेन डायग्राम की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बना लिया वेन डायग्राम, ये हो गया मेरे पास ए, ये हो गया मेरे पास बी। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसके अंदर से स्टार्ट करेंगे, तो मतलब ये हो गया मेरे पास ए यूनियन बी, मतलब इस पूरे की बात हो रही है ए यूनियन बी की। ठीक है, और यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि किसका इंटरसेक्शन लेना है, ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो मतलब ए यूनियन बी का हमें ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो क्या बचेगा यहाँ पर ओनली क्या बचेगा, ए बचेगा। तो मतलब इसका आंसर क्या आ रहा होगा ए, जो ये यहाँ पर सेट ए होगा वो हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे पास z जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें एक रियल पार्ट है एक इमेजिनरी पार्ट है, और यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं z को ऐसे करके मान लूँ, अगर मैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में मान लूँ, तो मतलब z का जो यहाँ पर अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, यानी कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है इस वाले पॉइंट का, तो ये हमारे पास कैसे मिलेगा a² प्लस b²। तो एग्जैक्टली हमें ऐसे यहीं पे करना है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा
ए की जगह पे कॉस π/4 इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस में बी की जगह पे साइन π/6 इस पूरे का होल स्क्वायर, और इस पर रूट लगाए। तो बस सॉल्व करना है। यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 1/√2 का स्क्वायर, प्लस में साइन π/6 हमारे पास कितना होता है, ये होता है मेरे पास 1/2, तो मतलब 1/2 का स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास 1/2 और बगल वाला हो गया 1/4। एलसीएम लिया तो ऊपर बन गया मेरे पास 2, तो 2 + 1 3/4 जो कि हो जाएगा मेरे पास 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपसे कोई सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन सभी की आपको अपने आप से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 1 से 2 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप पेपर में डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको प्लेलिस्ट को फॉलो करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेंगे तो फिर आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।